हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फॉर्म निकल आए हैं और काफ़ी बच्चों ने इसको फिल भी कर दिया होगा अभी तक। तो ये 10/5/2023 से ये एप्लीकेशन बिगिन स्टार्ट हो गए थे ये फॉर्म भरना, और लास्ट डेट है ये है 31/5/2023। ठीक है, और आप नीचे देख सकते हैं इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट 13 से 22 जून 2023। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स है और काफ़ी सारे बच्चों ने अभी तक फॉर्म भी फिल कर दिया होगा। और आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम भी इसका जल्द ही देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो टोटल इसमें 10 यूनिट हैं। तो फर्स्ट यूनिट में दिया है ये है पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरे में दिया है पॉलिटिकल थॉट। तो इसमें सभी आ जाएंगे जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपको ये कौटिल्य, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। और यूनिट 4 में हमें ये दिया गया है यूरोपियन, नॉन यूरोपियन के बारे में, और पॉलिटिकल कल्चरल के बारे में, इकोनॉमी और कंपैरेटिव मेथड के बारे में, इन सभी के बारे में यूनिट 4 में इसमें चर्चा की गई है। नेक्स्ट है ये है यूनिट 5 इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में इसमें दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे ब्रिक्स के बारे में, एशियान के बारे में, इन सब में यूनिट 5 में दिया गया है। यूनिट 6 में दिया गया है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के बारे में दिया गया है। यूनिट 7 में है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के बारे में। और नेक्स्ट है यूनिट 8, इसमें पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के बारे में दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा पब्लिक एड है। और लास्ट में है यूनिट 10, ये है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो ये पूरा सिलेबस दिया गया है आपका, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपका सिलेबस है, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है अगर आपका जैसे यूजी और पीजी में अगर आपका बेस आपका बहुत क्लियर है तो ये आसानी से एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी से भी कवर हो जाएगा। तो फिर चलिए बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें पेपर सेकंड है ये, जिसमें आज हमने 50 प्रश्न लिए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। और जो भी बच्चा यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर साझा करें। ठीक है, ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हीगल के विचार में मस्तिष्क की सर्वाधिक संभावित उपलब्धि जैसा कि सामाजिक जीवन में प्रकट होता है कहाँ थी? समकालिक प्रशियन राष्ट्र में, रोम में, एथेंस में, समकालिक ग्रेट ब्रिटेन में। तो ये हीगल की बात कर रहा है। हीगल के विचार में मस्तिष्क की सर्वाधिक संभावित उपलब्धि जैसा कि सामाजिक जीवन में प्रकट होता है, ये कहाँ थी? तो ये थी समकालिक प्रशियन राष्ट्र में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा प्रश्न, मैकियावेली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया? संयत व्यवहार का, उत्कट उदारता का, पूर्ण कड़ाई का, या फिर अत्यधिक दयालु का? तो मैकियावेली ने प्रिंस का किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया? तो ये दिया था संयत व्यवहार का। तो मैकियावेली एक इतालवी दार्शनिक, लेखक और राजनीतिज्ञ थे। मैकियावेली पुनर्जागरण के पुरोधा माने जाते हैं। वे अपनी महान राजनीतिक रचना द प्रिंस, द डिस्कोर्स और द हिस्ट्री के लिए मशहूर हुए। द प्रिंस में मैकियावेली ने संगत व्यवहार का अनुसरण करने का जिक्र किया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न, रॉल के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा क्या नहीं है? स्थिर है, कुशल है, न्यायपूर्ण है, या फिर समान है? तो जो थर्ड का राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, समान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम है? जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता। ये कथन किसने कहा है? तो बेंथम बोल रहे हैं, हीगल, हॉब्स, या फिर रूसो? तो ये जो कथन है ये कहा है ऑप्शन नंबर सी, हॉब्स ने कहा है।
तो हॉब्स प्रभुसत्ता के लिए निरपेक्षवाद का महारथी था, लेकिन उन्होंने कुछ मौलिक यूरोपियन उदारवादी विचारों का भी प्रतिपादन किया, जिसमें व्यक्तिगत अधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए प्राकृतिक समानता, राजनीति आदेश का बनावटी चरित्र अवलोकन जो कि सभी न्यायपरक राजनीतिक शक्ति का निश्चित प्रतिनिधित्व तथा जनता की सहमति पर आधारित तथा कानून की उदारवादी व्याख्या, जिससे कि कानून जनता की स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से निषेधित नहीं करे। वे आधुनिक राजनीतिक दर्शन के संस्थापकों में से एक थे। उनकी समझ से मानव महत्वपूर्ण एवं गतिशील समान भौतिक कानूनों को अन्य महत्वपूर्ण एवं गतिशील कानूनों की तरह मानने वाला, पुनः प्रेरित करने वाला तथा मानव प्रकृति का उनका लेखा जैसे कि स्वरुचिपूर्ण सहयोग तथा राजनीतिक समुदाय का आधार सामाजिक अनुबंध पर पुनः राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इसमें देखो जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूसो की निम्नांकित कृतियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें बताना है कि सबसे पहले उनकी कौन सी कृति हुई थी। तो देखो फिफ्थ का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें डी आंसर राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 2 4 3 1, 2 4 3 1, सबसे पहले 2 फिर 4 फिर 3 और फिर 1। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो हमें बताना है एक तरफ बुक्स दी हैं और उनकी दूसरी तरफ राइटर किसने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है, किसकी कौन सी रचना है। तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4213। क्या हो जाएगा 4213, 4213। तो ऑन लिबर्टी ये पुस्तक किसकी है, ये है J.S. मिल की। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये किसकी है, ये है T.H. ग्रीन की। आइडिया ऑफ जस्टिस ये है अमर्त्य सेन की। और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया ये है रॉबर्ट नॉजिक की। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो इसमें हम देखते हैं इसमें जो सही आंसर है ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही हो जाएगा यानी कि 1324। क्या हो जाएगा 1324, 1324। ठीक है, तो एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग, एक कार्य के रूप में न्याय, तो ये प्लेटो ने कहा है। उचितता के रूप में न्याय ये कहा है रॉस ने। आनुपातिक समानता के रूप में न्याय ये कहा है अरस्तु ने। और शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय ये कहा है थ्रेसिमेकस ने। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं। तो 8 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2314। अविच्छिन्न शांति ये है कांट। स्वर्णिम संतुलन ये है अरस्तु। गुफा का सादृश्य ये है प्लेटो। और स्त्री के रूप में भाग्य ये कहा है मैकियावेली ने कहा है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 9 एवं 10। प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो देखो इसमें कथन हमसे क्या बोल रहा है कि मार्क्स, सबसे पहले अभिकथन क्या बोल रहा है कि मार्क्स एक क्रांतिकारी था। कारण इसका दिया है मार्क्स का इतिहास की प्रक्रियाओं से कोई सरोकर नहीं था, है ना। तो देखो इसमें जो सही है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, यानी कि मार्क्स एक क्रांतिकारी था ये तो सही कहा गया है, लेकिन मार्क्स का इतिहास की प्रक्रियाओं से कोई सरोकर नहीं था, तो ये इसमें गलत दिया गया है। तो इस वजह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। अरस्तु को तर्कसंगत रूप से राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है।
कारण इसका दिया गया है कि प्लेटो के आदर्शवाद की उसके द्वारा आलोचना इस दावे को सही प्रमाणित करती है। तो इसमें हमें कूट बताना है कि कूट इसमें कौन सा सही होगा। तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि अरस्तु को तर्कसंगत रूप से राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये सही है। और प्लेटो के आदर्शवाद की उसके द्वारा आलोचना इस दावे को सही प्रमाणित करती है। तो जो इसका कारण दिया गया है ये भी इसकी सही दिया गया है, यानी कि आर और ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाजशास्त्रों में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का परिचालन भाग सर्वप्रथम किसने विकसित किया? मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान या फिर मानव विज्ञान? तो जो 11 का राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव विज्ञान। मानव शास्त्र मानवता का विज्ञान है। मानविकी, प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान इनके मूल हैं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रकार्यवाद का निर्वाचन मार्क्सवाद के चेतन विकल्प के रूप में किया जा सकता है, ये किसने कहा? डब्ल्यू.जी. रंसीमैन ने, रॉबर्ट के मर्टन ने, ऑरेन यंग ने या फिर डेविड ईस्टन ने? तो 12 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू.जी. रंसीमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। ये किसने कहा कि विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकासशील समाज को राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय कल्याण एवं प्रचुरता की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? तो रॉस्टो बोल रहे हैं, ऑर्गेन्स्की बोल रहे हैं, लुसियन पाई बोल रहे हैं या फिर डेविड एप्टा बोल रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेन्स्की। ठीक है, किसका कथन है ये? ऑर्गेन्स्की का कथन है। तो उसमें जो सही है ये ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं किया गया? तो जो इसमें सही सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। तो सबसे पहले है लुसियन पाई, आधुनिकीकरण सिद्धांत। दूसरा है वेलरस्टाइन, विश्व व्यवस्था सिद्धांत। तीसरा है थेडा स्कोकपोल, नव संस्थावाद। और चौथा है कार्ल डायश, ये संचार सिद्धांत। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि बी वाला ठीक दिया है, सी वाला भी ठीक दिया है और डी वाला भी ठीक दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। तो आधुनिकता का सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसका उपयोग समाज के अंतर्गत आधुनिकता की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए किया जाता है, और यह सिद्धांत किसी देश के आंतरिक कारकों को इंगित करती है, जबकि धारणा यह है कि पारंपरिक देशों को सहायता देकर अति विकसित देशों की तरह विकसित किया जा सकता है। और आधुनिकता का सिद्धांत तो उन सामाजिक क्षणों की पहचान करने की ओर उन्मुख होती है जो सामाजिक प्रगति तथा समाज के विकास में योगदान देती है तथा सामाजिक क्रम विकास की प्रक्रिया की व्याख्या की खोज करती है। तो जो इसका संबंध है ये किससे है? ये है इमाइल दुर्खीम से इसका संबंध है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पेरेटो ये अवशिष्ट की अवधारणा, मीचल्स जनसमूह मानस की अवधारणा, मिल्स राजनीतिक फॉर्मूला अवधारणा या फिर गैसेल्ट जनसमूह का सिद्धांत। तो उसमें हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 15 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। ये इसमें सही सुमेलित नहीं दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किसके सर्वेक्षण से नागरिक संस्कृति की अवधारणा विकसित हुई? मैक्सिको, भारत, पाकिस्तान, यूएसए व यूके। यूएसए, यूके, मैक्सिको, जर्मनी व इटली। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान व भारत। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके और फ्रांस। तो 16 का देखो जो सही है ये है ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा, यानी कि यूएसए, यूके, मैक्सिको, जर्मनी व इटली। तो नागरिक संस्कृति ये 5 राष्ट्रों के नागरिकों के मूल्य एवं व्यवहारों के अवलोकन का अध्ययन एक प्रजातांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के सहारे के रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक है, व्यवहारिक विश्लेषण की मुख्य धारा में जब ये पहली बार प्रकाशित हुई थी तो पुस्तक नीति विश्लेषण पर अधिक बल देने से ग्रस्त थी। यह पाश्चात्य समाज के प्रजातंत्र में जीवित रहने वालों से संबंध था, लेकिन अब यह कुछ बदला हुआ प्रतीत होता है। उच्च स्तरीय शिक्षा के विस्तार द्वारा जनसंख्या को राजनीति में
नए रूप में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करती है, जैसे कि सामाजिक आंदोलनों तथा हितकारी समूहों के अभियानों द्वारा। तो 16 का जो राइट है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 17। असमान विनिमय किसका निरूपण है? समीर अमीन का, अमर्त्य सेन का, पॉल स्वीजी या फिर एंड्रे गुंडर फ्रैंक? तो 17 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए, समीर अमीन का। असामान्य विनिमय एक अधिक विवादास्पद मत है जिसका उपयोग प्रारंभिक रूप से मार्क्सवादी अर्थशास्त्रों में किया गया है, लेकिन पारिस्थितिक अर्थशास्त्रों में भी इसका उपयोग व्यापारिक उत्तरदायित्व या उसमें छिपे हुए शोषण के रूप में दर्शाने के लिए किया गया है। इस पद को अपनाने वालों में समीर अमीन ये सुविख्यात हैं, जिन्होंने इसे अपने तर्क अमीर तथा गरीब देशों में अंतर्निर्भरता का असमान विकास से जोड़ने की कोशिश की है। तो इसमें जो राइट है 17 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पार्टी व्यवस्था संबंधित डुवेरगर का वर्गीकरण कहाँ की राजनीतिक पार्टियों के अनुभव से लिया गया है या फिर दलों से लिया गया है? तो पश्चिमी यूरोप है, विश्व के समस्त प्रजातांत्रिक देश हैं, या फिर विकासशील विश्व में पार्टी व्यवस्था है, या फिर साम्यवादी विश्व में राजनीतिक पार्टी व्यवस्था है? तो देखो इसमें जो 18 का जो राइट है यह ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी यूरोप से। तो राजनीतिक विज्ञान में डुवेरगर का नियम एक सिद्धांत है जो समर्थन करता है द्वैध शासन चुनावों में एक सदस्यीय संरचना का, ठीक है, जिलों की ओर झुकाव द्विदलीय प्रणाली के पक्ष में होता है। यह डुवेरगर द्वारा प्रतिपादित दो संकल्पनाओं में से एक है। दूसरा कथन यह है कि दोहरी मत बहुल प्रणाली तथा समानुपाती प्रतिनिधित्व का झुकाव बहुदलीय की ओर होता है। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? तो इसमें पहला दिया गया है वह राष्ट्र का मुखिया है और सरकार का भी मुखिया है। दूसरा है समस्त कार्यकारी शक्तियां उसके पास रहती हैं, वह अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा होता है। फोर्थ दिया है वह विधानमंडल को विघटित करने की शक्ति रखता है। तो ये कूट दिया गया है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड, वह राष्ट्र का मुखिया है और सरकार का भी मुखिया है और समस्त कार्यकारी शक्तियां उसके पास ही रहती हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाला दो इसमें सही दिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। FM मार्क्स की परिपालक अभिरक्षक नौकरशाही की विशेषता निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? जनहित का अभिरक्षक, क्षमताशाली, एकाधीनतावादी या फिर भ्रष्टाचारी? तो FM मार्क्स की परिपालक नौकरशाही की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? नहीं है पूछा है हमसे, है ना। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रष्टाचारी नहीं है। क्या है इसमें? भ्रष्टाचारी नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो न्यायमूर्ति RN मिश्रा समिति, न्यायमूर्ति RN मधोलकर समिति, न्यायमूर्ति रामनंदन समिति या फिर न्यायमूर्ति राजेंद्र सचर समिति? तो कौन सी की गई थी? ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति रामनंदन समिति। तो न्यायमूर्ति रामनंदन समिति की स्थापना ये भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया? मायरोन बीनर ने, पॉल आर ब्रास ने, अतुल कोहली ने या फिर मॉरिस जोन्स ने? तो किसने किया? ये किया ऑप्शन नंबर ए, मायरोन बीनर ने। तो मायरोन बीनर 1931 में अमेरिका में जन्मे राजनीतिक वैज्ञानिक थे। वह भारत और दक्षिण एशिया के राजनीतिक के ज्ञाता भी थे। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23।
ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो 23 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। तो 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के समय में मेघनाथ साह के द्वारा सर्वप्रथम योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया था। तो इसमें जो राइट है यह है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सरकार के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही है? तो हमें कूट पूछा इसमें कि कौन से सही दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा का सदस्य उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से यह निर्वाचित हुआ है। राज्य को आवंटित सीटों की संख्या उसकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। या फिर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल यूएसए में सीनेट के कार्यकाल के समान ही होता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही दिया गया है। तो देखो इसमें जो कूट जो सही दिया गया है ये दिया गया है 2, 3 और 4। ठीक है, कूट कौन सा सही दिया गया है? 2, 3 और 4। तो यानी कि राज्यसभा का सदस्य उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से यह निर्वाचित हुआ है। राज्य को आवंटित सीटों की संख्या उसकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल यूएसए में सीनेट के कार्यकाल के समान ही होता है। तो उसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सिविल अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर आचार्य विनोबा भावे? तो जो 25 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे का जन्म ये 11 सितंबर 1895 को हुआ था। वे भूदान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हैं। अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सिविल आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे ही थे। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया? तो ए.के. चंद्रा, मॉरिस जोन्स, के.सी. वियर या फिर डी.डी. वसु? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर बी, मॉरिस जोन्स ने। तो भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम किसने दिया था? ये दिया था ऑप्शन नंबर बी, मॉरिस जोन्स ने दिया था। ठीक है, तो उसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? बी.एन. मंडल, बी.पी. मंडल, डी.एल. मंडल या फिर आर.एन. मंडल? तो मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 27 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी, बी.पी. मंडल। तो मंडल कमीशन का गठन ये किया गया था 1979 में। 1979 में जनता सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा ये किया गया था। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी कि बी.पी. मंडल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 27 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में अंतर राज्य परिषद कब स्थापित की गई थी? 1987 में, 1989 में, 1990 में या फिर 1992 में? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी, 1990 में। तो भारत में अंतर राज्य परिषद का गठन ये आर्टिकल 263 के अंतर्गत 28/5/1990 को किया गया। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 29। विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की व्यवस्था हेतु लोकसभा नियमों में कब संशोधन किया गया? तो 1988 में, 1989 में, 1991 में या फिर 1995 में? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 1989 में किया गया था। ठीक है, 1989 में किया गया था। तो विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की व्यवस्था हेतु लोकसभा में संशोधन विधेयक 1989 में पेश किया गया, लेकिन इसको पास किया गया ये 1993 में किया गया। ठीक है, पास कब किया गया? 1993 में किया गया। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935? तो हमें बताना है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई।
तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो WF विलोबी ने, वुड्रो विल्सन ने, MP फॉलेट ने या फिर लियोनार्ड डी वाइट ने। तो ये आपको पता होगी ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है ऑप्शन नंबर डी, लियोनार्ड डी वाइट ने लिखी है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? FW टेलर ने, हर्बर्ट साइमन ने, एल्टन मेयो ने या फिर FM मार्क्स ने। तो ये की थी ऑप्शन नंबर सी, एल्टन मेयो ने की थी। किसने की थी? एल्टन मेयो ने की थी। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 33। क्लैक्टरिक्स प्रिज्मेटिक समाज की उपव्यवस्था है? सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या फिर राजनीतिक व्यवस्था? तो 33 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक व्यवस्था। क्लैक्टरिक्स प्रिज्मेटिक समाज की उपव्यवस्था है, तो किसकी है? ये सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था है। तो उसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न। जैक्सोनियम सिद्धांत को निम्नलिखित भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? योग्यता प्रणाली, आउटसोर्स थ्योरी, इनामी प्रणाली या फिर संविदा प्रणाली? तो 34 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी, इनामी प्रणाली कहा जाता है। तो जैक्सोनियम सिद्धांत ये अमेरिका राजनीतिक एंड्रयू जैक्सन और उनके समर्थक द्वारा मनाया गया था। इसको इनामी प्रणाली भी कहा जाता है। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35। मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई? ऑप्शन इसमें दिए गए हैं प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन, इतिहास, गुण, मूल्य और विकास, मूल ग्रंथ, संदर्भ, प्रासंगिकता और दर्जा या फिर मानक, मूल्य, संदर्भ और प्रगति। तो इसमें 35 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए, प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। तो ड्वाइट बाल्डो के नेतृत्व में 1968 में मिनोब्रुक सम्मेलन में लोक प्रशासन के 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई थी। तो वो कौन कौन से हैं? प्रासंगिकता है, मूल्य है, समता है और परिवर्तन है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न। किसने कहा कि सफल प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्ग्रस्त करता है? FW टेलर ने, पीटर F ड्रकर ने, कोठारी समिति ने या फिर एडविन B फिलिपो ने? तो बताइए ये किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर बी, पीटर F ड्रकर ने। तो पीटर F ड्रकर का जन्म ये 19 नवंबर 1919 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनका आधुनिक प्रबंध समूह का जनक माना जाता है। उनको क्या माना जाता है? आधुनिक प्रबंध समूह का जनक माना जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। किस पुस्तक में रॉबर्ट डहल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की? डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, डेमोक्रेसी एट क्रॉस रोड्स, हु गवर्न्स या फिर मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस? तो 37 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी, हु गवर्न्स। ठीक है, हु गवर्न्स रॉबर्ट डहल की पुस्तक है जो कि 1961 में येल यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी 1961 में। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की? मास्टरमैन, फ्लटन, एस्टन या फिर मैकग्रा ने? तो किसने की थी? 38 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, फ्लटन ने की थी। ठीक है, फ्लटन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए, अच्छा कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो हमसे कथन बोल रहा है कि भ्रष्टाचार की प्रथा के अंत को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। इसका कारण दिया गया है भ्रष्टाचार प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को अवनति की ओर प्रवृत्त करता है। तो 39 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो उसमें जो कथन दिया गया है यानी कि भ्रष्टाचार की प्रथा के अंत को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए, सही बात है।
और इसका कारण दिया गया है कि भ्रष्टाचार प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को अवनति की ओर प्रवृत्त करता है। तो इसका जो कारण है ये भी ठीक दिया गया है, ठीक है, और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित का मिलान करें। ऑम्बुड्समैन का कार्यालय निम्नांकित वर्षों में इन देशों में स्थापित किया गया, ठीक है। तो एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले है ये है स्वीडन। तो स्वीडन ये 1809, स्वीडन 1809, फिनलैंड ये 1919, न्यूजीलैंड ये 1962 और लास्ट है यूनाइटेड किंगडम ये है 1967, ठीक। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये देखो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 2451। क्या है इसमें 2451। तो ऑम्बुड्समैन का चयन सरकार या संसद द्वारा किया जाता है। ऑम्बुड्समैन लोकहित में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। और निम्न देशों में स्थापना का वर्ष इस प्रकार है, सबसे पहले क्या है स्वीडन का है, देन फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड और फिर यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर सोवियत काल में वैश्विक स्तर पर रूस का दृष्टिकोण निम्नलिखित के द्वारा विशेषित था। कठोर वैचारिक स्थितियां, सोवियत काल की पैतृक संपत्ति के लिए भूमिका में वृद्धि, या फिर व्यवहारिक अनवैचारिकीय वैश्विक दृष्टिकोण, या ऑप्शन नंबर डी है शीत युद्ध युग की अनियमितता। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा, यानी कि व्यवहारिक अनवैचारिकीय वैश्विक दृष्टिकोण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने अल्प विकास के शब्द का प्रतिपादन किया। तो एंटोनियो ग्राम्सी, रोजा लग्जेमबर्ग, एम्यूनल वेलस्ट्रीन या फिर केनेथ वाल्टस। तो निम्नलिखित में से किसने अल्प विकास के शब्द का प्रतिपादन किया, अल्प विकास के शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया ऑप्शन नंबर सी एम्यूनल वेलरस्टीन ने। इमैनुअल मॉरिस वेलरस्टाइन 1930 को न्यूयॉर्क में जन्मे एक समाजशास्त्री थे जिसने अल्प विकास के शब्द का प्रतिपादन किया था। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, यूएस द्वारा निर्मित कंटेनमेंट की नीति का लक्ष्य है सोवियत यूनियन के प्रभाव को वैश्विक रूप से रोकना, ईरान के आणविक प्रचुरोध भवन को रोकना, अवज्ञाकारी उत्तरी कोरिया को सीमाबद्ध करना, या फिर जनवादी गणराज्य चीन की प्रसारवादी नीतियों का विरोध करना। तो 43 का जो सही है यह ऑप्शन नंबर ए सोवियत यूनियन के प्रभाव को वैश्विक रूप से रोकना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, 1997 की कियोटो उपसंधि ने निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यक्रम को अपनाया। तो वैश्विक निर्धनता को समाप्त करना, यूएन व्यवस्था का प्रजातंत्रीकरण, या फिर आईएमएफ तथा विश्व बैंक के अंदर सहभागिता का विस्तार, या ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करना। तो 1997 में कियोटो उपसंधि ने किस कार्यक्रम को अपनाया, तो ये अपनाया 44 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया के 190 देशों द्वारा 1997 की कियोटो उपसंधि में एक कार्यक्रम को अपनाया गया। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, मिलान करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले ये दिया है मार्टिन केपलर, तो ये है व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित, ठीक है। मार्टिन केपलर किससे, व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है। एंद्रे गुंडर फ्रैंक ये प्राश्रयता सिद्धांत से है, ये है प्राश्रयता सिद्धांत से। तीसरा है हैंस जे मॉर्गनथाउ, तो ये है यथार्थवाद का सिद्धांत, यथार्थवाद का सिद्धांत 342। और लास्ट है मिखाइल गोवार्चियोव, तो ये है पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ता। तो इसमें देखो जो सही हो जाएगा 3421 इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है 3421। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, विश्व व्यापार संगठन WTO के अंदर पारस्परिकता का सिद्धांत किसका विचार करता है।
राष्ट्र द्वारा व्यापार अवरोधों को कम करना और बदले में दूसरे राष्ट्र के द्वारा भी उतने ही कम हो, एक समान आधार पर व्यापार अवरोधों का सर्जन, बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का संरक्षण या फिर व्यापार पर राष्ट्र अवरोधों के लिए भूमिका में वृद्धि। तो देखो 46 का जो सही है यह ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि विश्व व्यापार संगठन ये विश्व की सबसे प्रमुख मौद्रिक संस्था है जो विश्व व्यापार के लिए दिशा निर्देशों को जारी करता है ना, और सदस्य देशों को जरूरत के मुताबिक उन्हें ऋण उपलब्ध कराती है। WTO को 1995 में स्थापित किया गया था और इसमें 153 सदस्य हैं, 153 इसमें सदस्य हैं। तो 46 का जो सही है यह ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नीचे दी गई सूचीगत घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो सबसे पहले ये दिया है सोवियत यूनियन के कंटेनमेंट की यूएस नीति, पूर्व सोवियत यूनियन का विघटन, ईरान इराक युद्ध या फिर अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध यूएसए का युद्ध। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा 47 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि 1 3 2 4, सबसे पहले 1 फिर देन 3 और फिर 2 और फिर 4। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, यह उक्ति साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है किसने प्रतिपादित की है? कार्ल मार्क्स ने, B.I. लेनिन ने, एंद्रे गुंडर्फ फ्रैंक ने या फिर एम्यूनल वेलरस्टीन ने? तो 48 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी, B.I. लेनिन ने की है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था ये किसने प्रतिपादित की है? ये की है लेनिन ने की है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 49, हांस विलिक्स संयुक्त राष्ट्र संस्था का प्रमुख किसके लिए होता है? तो सोमालिया में शांति बनाए रखना, जनसमूह के विनाश के शस्त्रों के सत्यापन हेतु इराक में स्थानों का निरीक्षण, या NIEO के सर्जन के लिए कार्यचालन रूपात्मकताएं, या फिर युद्ध से नष्ट अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण। तो 49 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि जनसमूह के विनाश के शस्त्रों के सत्यापन हेतु इराक में स्थानों का निरीक्षण। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट प्रश्न है, नारगानो काराबाख किसके बीच विवादास्पद प्रदेश है? आर्मेनिया और अजरबैजान, जॉर्जिया और यूक्रेन, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान या फिर रूसी संघ और चीन? तो ये किसके बीच है? नारगोर्नो काराबाख ये किसके बीच विवादास्पद प्रदेश है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो नारगोर्नो काराबाख दक्षिण कोकस के इलाके में स्थित एक क्षेत्र है। ये कोकस पर्वत श्रृंखला की हीन कोकस पहाड़ियों में आता है और जो इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है ये क्या है? ये पहाड़ी है और वनों से भरपूर है। इसका क्षेत्रफल लगभग होगा 4400 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम अजरबैजान की बात करते हैं तो अजरबैजान में इसे अपना जो अजरबैजान है इसको अपना हिस्सा मानता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे उस देश का हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर अजरों की बजाय आर्मेनियाई लोगों की बहुतायत ज़्यादा है। ठीक है, तभी इन दोनों में विवादास्पद प्रदेश है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिसमें आज हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए पेपर सेकंड के। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, इसको अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।